हाय एवरीवन, स्वागत आप सबका सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 की ऑडिटिंग की पहली क्लास में। दोस्तों, सबसे पहले मेरी आप सबसे ये प्रार्थना है कि दो बातें अपने मन में बसा लीजिए कि ये बैच सिर्फ और सिर्फ सीएमए एक्सक्लूसिव है। इसका मतलब ये कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव आपके लिए है और एक नोटबुक अपनी तैयार करनी है हमको, जिसको हम अंत तक पूरा बनाएंगे, एक एक शब्द अपने हाथों से लिखेंगे। इसका मतलब कुछ भी और कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं। ये जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा बैच, इसके अंदर हम जितनी क्लासेस करेंगे हर क्लास में हम अपनी रजिस्टर के ही पन्ने भरेंगे। इंस्टीट्यूट की किताब हो, उसके क्वेश्चन आंसर्स हो, पास्ट ईयर पेपर हो, मॉडल क्वेश्चन पेपर हो, हम कह रहे हैं किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज हो, प्रैक्टिस हो, क्विजेस हो, कुछ भी हो, आप सब ने अपनी नोटबुक तैयार कर रखनी है। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स को यह लगे कि भाई क्लास में जब हम लाइव लिखते हैं तो थोड़ा स्लो हम नहीं लिख पाते, मतलब क्लास जो है वो थोड़ा आगे बढ़ जाती है और हम नहीं लिख पाते, तो हम रफ लिखना चाहते हैं और घर पर हम दोबारा जब हम अकेले बैठकर पढ़ेंगे तब हम फेयर करेंगे उसको। वो आपकी चॉइस है, चाहे रफ नोटबुक पे लिखिए चाहे फेयर नोटबुक पे लिखिए, लेकिन एक सेपरेट डेडिकेटेड नोटबुक आपने तैयार रखनी है। इंटरमीडिएट ग्रुप 2 की ऑडिटिंग के 50 नंबर ईश्वर कृपा से अब मेरे हवाले। आप बेफिक्र होकर अपने बैच की शुरुआत करिए। आप जो भी आज से लिखना शुरू करेंगे बस वही पेपर में आएगा और कुछ नहीं। ये मेरे पास इस वक्त स्टडी मटेरियल का प्रिंट आउट है। सीएमए इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है, उस स्टडी मटेरियल के प्रिंट आउट्स के माध्यम से हम स्टडी मटेरियल की हेडिंग्स लिखेंगे, स्टडी मटेरियल के अनुसार ही स्टडीज करेंगे और अपने बैच में हर वो चीज कवर करेंगे जो सीएमए के लिए जरूरी है। ठीक है, हम किसी भी प्रकार का कोई एबीसी एनालिसिस नहीं करना, किसी भी प्रकार का कोई इंपॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट नहीं देखना। बस जैसे जैसे हमसे सीएमए इंस्टीट्यूट कहता जा रहा है वैसे वैसे हम सब कुछ करते जा रहे हैं। तो आप सबका एक बार फिर दिल से स्वागत आज की हमारी पहली मुलाकात में। अपनी नोटबुक का पहला पन्ना भगवान का नाम लेकर शुरू करिए और आइए ऑडिटिंग में हम लोग प्रवेश करते हैं। इससे पहले कि हम कोई भी सिलेबस का इंट्रोडक्शन करें, पेपर का पैटर्न समझें, ऑडिटिंग की डेफिनेशन लिखें, मैं सबसे पहले आपको ऑडिटिंग का इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। सबसे पहले लिखिए सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 2, सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 ऑडिटिंग। अपने नोटबुक के पहले पन्ने पर आपने ये लिखना है, सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 ऑडिटिंग। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले पहली हेडिंग डालेंगे आप ऑडिटिंग इंट्रोडक्शन। मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि मैंने आपसे दो उधार मांगे हैं, सिलेबस का पैटर्न, सिलेबस का स्ट्रक्चर और एग्जाम का पैटर्न। ये दो चीजें मैं आज ही बताऊंगा, लेकिन पहले ऑडिटिंग का इंट्रोडक्शन मैं करना चाहता हूं। कोई डेफिनेशन नहीं, कोई मीनिंग नहीं, कोई टाइप्स नहीं, कोई फीचर नहीं, कोई एडवांटेजेस नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं, कोई चैप्टर नंबर नहीं, कोई मार्क्स की वेटेज नहीं, कोई 50 नंबर नहीं, कोई 100 नंबर नहीं। सब भूल जाइए, सब होगा, लेकिन सबसे पहले हम लिखेंगे अपनी नोटबुक पर ऑडिटिंग का इंट्रोडक्शन। कि जो ऑडिटिंग है दोस्तों, वो कहां से टपक गई, ये कौन सी चिड़िया का नाम है, ये क्या चीज है। तो हमें सबसे पहले ऑडिटिंग का मतलब समझना है कि जो ऑडिटिंग है वो क्या है। हम कोई फॉर्मल मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस नहीं लिखेंगे। सिर्फ सिंपल हेडिंग दीजिए,
ऑडिटिंग इंट्रोडक्शन। करेक्ट हो गई बात। चलिए इसके अंदर लिखना शुरू करेंगे। पहला पॉइंट लिखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन are made by, financial statements of any organization are made by management through accountants. करेक्ट। जो जो हम लिखेंगे दोस्तों, एक एक शब्द आपने लिखना है। मत सोचिएगा क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या सही है क्या गलत है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या अनइंपॉर्टेंट है। बस रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स, सुकून की सांस लीजिए और अपनी नोटबुक को तैयार करिए मेरे साथ। यहां पर लिखा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन आर मेड बाय मैनेजमेंट थ्रू अकाउंटेंट्स। अब सर हम तो ऑडिटिंग का इंट्रोडक्शन लिख रहे थे, ये अकाउंटेंसी कहां से आ गई, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहां से आ गए, ये बड़ी अजीब सी बात नहीं लग रही? अरे मैं कह रहा हूं यार अजीब सी लग भी रही है तो क्या हो गया, कोई बात नहीं। कभी कभी पिक्चर शुरू होती है तो 10 मिनट समझ नहीं आता ये एंगल कहां से बनेगा, फिर समझ आता अरे वाह अच्छा इसमें ऐसे था। अपने आप को न्यूट्रल कर लीजिए और कृपया फॉलो करिए। हम लिखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी भी संस्था के हों, वो कौन बनाता है? वो ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट बनाता है। लेकिन क्या वो खुद बनाता है? नो 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 नो, वो अपने अकाउंटेंट्स के माध्यम से इसको बनवाता है। करेक्ट। चलिए, दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं दोस्तों, दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड बाय वेरियस पीपल। बहुत लोग इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करते हैं, यूज्ड बाय वेरियस पीपल फॉर डिफरेंट पर्पसेस। थोड़ी बात समझने की कोशिश करिएगा। जितने सुकून से आज पहली मुलाकात में आप लोग लिख रहे हैं, उतने ही सुकून से आपको हर मुलाकात में लिखना है। दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से वाले? वही जो ऊपर मैनेजमेंट ने बनाए थे। अभी जो ऊपर मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए थे वो अकाउंटेंट से बनवाए थे। ऐसा तो होता नहीं ना कि सीईओ बैठ रहा बैलेंस शीट बनाने के लिए, मैनेजिंग डायरेक्टर बैठ रहा है साहब लेजर बनाने के लिए, ऐसा तो नहीं होता ना। अरे जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये तो सब होते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आप जानते हैं। और P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो मुझे आप ये बताइए, क्या ऐसा होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एमडी खुद बनाता है? नहीं। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी का चेयरमैन खुद बनाता है? नहीं। वो कौन बनाता है? मैनेजमेंट बनाता है, लेकिन अकाउंटेंट के थ्रू बनाता है, यानी बनवाता है, वो खुद नहीं बनाता है ना। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटी हो बड़ी हो, टाटा हो, बिरला हो, महिंद्रा हो, गोदरेज हो, या बगल वाला दुकानदार हो, कोई हो, हमें उसके साइज और हमें उसके नेचर से लेना देना नहीं। कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कैसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, बही खाता तो बनाती होगी, कब आया पैसा, कितना आया और कहां गया, कैसे गया। अब इसको जो बैलेंस शीट बनती है, जो P&L अकाउंट बनता है, जो अकाउंट्स हमारे बनते हैं, जो फाइनल अकाउंट्स हम बनाते हैं, वो हम अपने आंगन में छिपा के नहीं रखते। मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। वी आर टॉकिंग अबाउट एनी ऑर्गेनाइजेशन। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी, पार्टनरशिप कोई भी बनाता है, वो ऐसा थोड़ी है कि अपनी अलमारी में पीछे के लॉकर में छिपा के रखने के लिए बनाता है ना। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट उसका प्राइवेट डॉक्यूमेंट नहीं होता। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ऐसा कागज होता है जिसको दुनिया देख सकती है। सर क्या हम भी देख सकते हैं टाटा की बैलेंस शीट? जी हां, बिल्कुल देख सकते हैं आप टाटा की बैलेंस शीट। कैसे सर? अरे वो बाद में देख लेंगे, क्या अभी देखना है? मैं बस ये बताना चाहता हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेदारी दोस्तों कृपया बताइए किसकी है? मैनेजमेंट की।
लेकिन मैनेजमेंट के द्वारा बनाए गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो वो अकाउंटेंट से बनवाते हैं, क्या वो अपने लिए बनाते हैं? नहीं। यहां पर देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड बाय वेरियस पीपल फॉर डिफरेंट पर्पसेस। वो अलग अलग पर्पसेस क्या है, देखिए ध्यान से लिखिएगा। पहला, कौन कौन लोग इस्तेमाल करते हैं? बैंक्स, बिफोर ग्रांटिंग लोन्स they want to check फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द कंपनी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लिख दीजिए, बस इतना। आप समझे मैं क्या बताना चाहता हूं? कि इससे पहले के बैंक कोई लोन आपको देगा, वो आपसे बैलेंस शीट मांगेगा, वो आपसे लाभानी खाता मांगेगा, जो भी अंग्रेजी में उसको कहते हैं P&L अकाउंट। तो इसका मतलब यह हुआ ना कि बैंक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करता है आपकी फाइनेंशियल साउंडनेस को जज करने के लिए, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का कैलकुलेशन करने के लिए, आपको लोन दे या ना दे इसका डिसीजन करने के लिए बैंक आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मांगता है, और इसका मतलब उसे वो यूज करता है टू जज योर साउंडनेस। और देखिए आप, बैंक के अलावा दूसरा कौन हो सकता है? बैंक के अलावा हो सकते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपकी बैलेंस शीट क्यों मांगते हैं? बिफोर ग्रांटिंग एनी incentives, support और टैक्स रिलीफ। मतलब मान लो सरकार आपको किसी प्रकार का इंसेंटिव देना चाहती है। सरकार कह रही है कि जितने भी लोगों का टर्नओवर 10 करोड़ से नीचे है, हम उन लोगों को ये वाला बेनिफिट देंगे। अब 10 करोड़ से नीचे है, ये साबित कैसे होगा? P&L अकाउंट और बैलेंस शीट दिखाएंगे हम। मान लीजिए सरकार किसी प्रकार का सपोर्ट हमें कहती है, सरकार कहती है कि जो भी व्यक्ति यहां पर प्लांट लगाएगा उसके लिए स्टैंप ड्यूटी माफ कर दी जाएगी, इस इलाके में तुम अपनी फैक्ट्री लगा लो। लेकिन जो भी आदमी फैक्ट्री लगाएगा और स्टैंप ड्यूटी माफ करना चाहता है, वो 100 करोड़ से कम वाली ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल। तो इसका मतलब क्या हुआ? कैसे साबित करेंगे आप कि 100 करोड़ से कम की कंपनी है आप? बैलेंस शीट से। मान लीजिए सरकार आपको कोई इनकम टैक्स में, जीएसटी में छूट देना चाहती है। सरकार कह रही है जिनका भी टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है, वो लोग रजिस्ट्रेशन में ये डॉक्यूमेंट्स ना सबमिट करें तो भी कोई बात नहीं। तो सर अब बताओ, कोई टैक्स में रिलीफ हमें मिलना है तो उसके लिए हमें साबित करना होगा हमारी बैलेंस शीट दिखाकर के हम छोटे व्यापारी हैं या हम एलिजिबल हैं, हमारा टर्नओवर इतना है, हमारा प्रॉफिट इतना है, हमारी एसेट इतनी, हमारी नेटवर्थ इतनी, हमारे अकाउंट्स में देखो ये है। दोस्तों थोड़ी आंखें खोलिए, ये पिटी पिटाई परंपराओं को तोड़िए। पहली क्लास है, व्हाट इज ऑडिटिंग पे डेफिनेशन में निबंध चल रहा है। डेफिनेशन क्या करेगी? ऑडिटिंग क्या होती है ये डेफिनेशन रट के समझ नहीं आएगी। ऑडिटिंग क्या होती है ये रियलिटी सीखिए पहले। जीवन की असली सच्चाई इस बात में है कि अकाउंटेंट और मैनेजमेंट की बनाई हुई बैलेंस शीट वो अपने आंगन में छिपा कर नहीं रखते। सच्चाई यह है कि बैंक, सरकार, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और बहुत सारे लोग अभी जो मैं लिखूंगा वो इस बैलेंस शीट और P&L को पढ़ते हैं, यूज करते हैं अपने डिसीजन मेकिंग में। तो सरकार यूज करती है, बैंक यूज करते हैं, और कौन कौन यूज करता है? तीसरा, इन्वेस्टर्स। आपने बहुत सुना होगा आजकल इन्वेस्टर का बड़ा जोर शोर से फैशन चल रहा है। हमने नया स्टार्टअप किया, हमने कारोबार लगाया, हमने किसी बड़े आदमी को बोला हमारे बिजनेस में पैसा लगा दो, वो इन्वेस्टर हो गया ना। तो इन्वेस्टर बैलेंस शीट क्यों पढ़ता है? बिफोर पुटिंग मनी इनटू बिजनेस ऑफ इन्वेस्टी। इन्वेस्टी समझ गए आप? जो इन्वेस्ट करता है उसको बोलते हैं इन्वेस्टर, और जिसमें इन्वेस्ट करता है उसको बोलते हैं इन्वेस्टी।
भाई अगर सपोज करिए कि आप ओला कंपनी है, आपने नया स्कूटर, नई नई बाइक निकालनी है बिजली वाली, उसके लिए आपको 2000 करोड़ रुपए का फंड चाहिए। आपने टाटा को टेलीफोन करा, हाय टाटा, हाउ आर यू, वी आर ओला। तो टाटा ने बोला, हाउ कैन वी असिस्ट यू? ओला बोली, वी नीड 2000 करोड़, वी आर रेडी टू गिव यू 29% शेयर्स, प्लीज परचेज। टाटा कह रही है, चल ठीक है, दे दे इसको 2000 करोड़ दे दे, कोई बात नहीं, लाओ शेयर लाओ। तो टाटा हैज पुट their money into the Ola and acquired certain shares। तो हमेशा इन्वेस्टमेंट टेलीफोनों पे और गुड फिल्म के आधार पर नहीं होती। इन्वेस्टर अपना पैसा लगाने से पहले देखे ना चाहेगा ना कि पिछले कुछ वर्षों में आपने क्या पैसा कमाया, कितना कमाया। वो शार्क टैंक इंडिया एक टेलीविजन शो हो, आप कभी देखिए, वो आता था, उसमें लोग आकर कहते थे हमारा इतना टर्नओवर है, हमारे बिजनेस में पैसा लगा दो। वो बोलने से नहीं होता है, बैलेंस शीट देखी जाती है, बाद में क्रॉस चेक करी जाती है, कागजों पर वेरिफिकेशंस होते हैं। मैं इस हिस्से में जो आज की क्लास है, मैं ये साबित करना चाहता हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। बैलेंस शीट कोई आपके अकाउंट्स के चैप्टर का हिस्सा नहीं है, केवल किसी कंपनी की पूरी फाइनेंशियल समरी उसके अंदर होती है कि इस कंपनी का लाइफ ब्लड जो पैसा है वो कहां जा रहा है, कहां से आ रहा है, क्या स्थिति है इसकी। तो इन्वेस्टर्स यूज करते हैं, करेक्ट हो गई बात। उस पैसे को जो आपने इन्वेस्टर्स से लेना है, उसका पैसा सुरक्षित रहेगा या नहीं, उसके लिए वो बैलेंस शीट चेक करते हैं। स्टॉक मार्केट अथॉरिटीज, स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने वाला सेबी, स्टॉक मार्केट यानी जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका गवर्निंग बोर्ड, स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व सारे पार्टिसिपेंट्स। अगर आपकी कंपनी के शेयर ओपन मार्केट में बिकते हैं तो आपकी बैलेंस शीट की हलचल बहुत कीमती चीज है। लिखिए, to regulate unusual movements in prices of stock, comma, financial statements are reviewed and analyzed। करेक्ट। तो आप सोचिए, बस एक और लिखवाना है मुझे, फिर मैनी मोर कर दूंगा मैं, एटसेट्रा कर देंगे। मैंने लिखवाया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कई सारे लोग अलग अलग पर्पस के लिए यूज करते हैं। हमारे पास बैंक है जो हमें पैसा देता है, सरकार है जो हमें सहायता देती है, इन्वेस्टर्स हैं जो हमें पैसा देते हैं, स्टॉक मार्केट अथॉरिटीज है जो हमारे शेयर खरीदने बेचने में मदद करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारी बैलेंस शीट को रीड करते हैं, राइट। एक और लिख लेते हैं, co-venturers, both domestic and international। ये क्या होता है? अरे अगर कोई बिजनेस हम मिलकर करना चाहते हैं, जैसे आप सोचते होंगे, जैसे आप देखते होंगे कई ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर काम करती हैं। आपने एक मशहूर कंपनी सुनी होगी, टाटा स्काई। तो टाटा स्काई में दो कंपनियां थी, अब तो खैर वो टाटा प्ले हो गया। टाटा वॉज एन इंडियन कंपनी एंड स्काई वॉज अ लंदन कंपनी, ब्रिटिश कंपनी। उन दोनों ने मिलकर भारत में टेलीविजन सेट बेचे, मतलब ये डीटीएच बेचे। आप सुनते होंगे अपोलो म्यूनिच हेल्थ इंश्योरेंस। अपोलो इज एन इंडियन कंपनी, म्यूनिच इज सम विदेशी कंपनी। सो देयर आर वेरियस एग्जांपल्स इन विच कोलैबोरेशन टेक्स प्लेस। तो यदि हम किसी के साथ जॉइंट वेंचर करते हैं, यदि हम किसी के साथ कोलैबोरेशन में बिजनेस करते हैं, तो उन दोनों में से कोई भी पार्टी एक दूसरे के बैलेंस शीट देखना चाहेगी कि हम जिसके साथ साझेदारी कर रहे हैं उसकी पीठ कितनी भारी है। पीठ भारी है मतलब कितना पैसा उसके पास है,
कैसी साउंडनेस है उसकी, कैसी फाइनेंशियल उसकी स्ट्रेंथ है। करेक्ट। तो देखिए, को वेंचरर्स बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल, बिफोर डिसाइडिंग ऑन whether to go for collaboration or not, देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं आपसे कि जो कंपनी अच्छा फाइनेंस वाली होगी हम उसी के साथ कोलैबोरेट करेंगे। नहीं, अच्छा है या बुरा है वो उन लोगों के ऊपर छोड़ो। राइट, करेक्ट। चलिए, तो हमने पहला है बैंक, दूसरा है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तीसरा इन्वेस्टर, चौथा स्टॉक मार्केट और पांचवा जॉइंट वेंचर्स या को वेंचर्स। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करते हैं। अब मेरा पॉइंट ये है कि जब ये लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अपने हाथों में लेते हैं, सपोज करिए कि ये बैलेंस शीट है जोमेटो की और मुझे जोमेटो के शेयर्स खरीदने हैं। अब बैलेंस शीट जो मेरे हाथ में है मैं उसी पे भरोसा करूंगा ना। भाई आप इमेजिन करिए कि मेरे हाथ में मान लो इस वक्त जोमेटो लिमिटेड की बैलेंस शीट है, मुझे जोमेटो के शेयर्स खरीदने हैं, मैं इन्वेस्टर हूं या मैं बैंक हूं, मैं सरकार हूं, मुझे बैलेंस शीट पढ़नी है जोमेटो की, तो मैं तो मेरे सामने तो जो बैलेंस शीट होगी मैं उस पर भरोसा कर लूंगा ना। उसमें गलती हुई तो हम ये नहीं कह रहे जोमेटो वालों ने जानबूझकर फ्रॉड किया, लेकिन आजकल कलयुग का कुछ पता थोड़ी है। आप सोचिए मैं कहां लेकर आया हूं आपको यह समझाने के लिए कि ऑडिटिंग की रेलेवेंस क्या है। मैं आपको यह समझाने लाया हूं कि ऑडिटिंग कहां से पैदा हो गई, कहां से टपक पड़ी है, कौन से ग्रह से उतरी है धरती पर। ये तो बहुत आसान है, ये यहां लिखी है डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग, ये तो यार पढ़ ही लेंगे, क्या करोगे इसको पढ़ के। पहली मुलाकात है, थोड़ा ये तो देख लो कि बादल में कितना पानी है। इतनी पतली सी स्टडी मटेरियल है, देख रहे हैं आप, ये तो हो ही जाएगी। सबसे पहले समझिए कि ऑडिटिंग की आवश्यकता कहां से उठी। ऑडिटिंग का मतलब होता है चेकिंग, हल्का सा ऐसा समझ लो फिलहाल। ऑडिटिंग मतलब चेकिंग। तो जो बैलेंस शीट बैंक वाले पढ़ रहे हैं, सरकारी अधिकारी पढ़ रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं, अगर उसमें एरर्स हुए, अगर उसमें फ्रॉड हुए, तो सोचिए यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो डिसीजंस हैं वो भी तो एररफुल हो जाएंगे, वो भी तो गलत हो जाएंगे। जिस गलत बैलेंस शीट को देखकर इन्वेस्टर ने डिसीजन ले लिया तो फिर उस इन्वेस्टर का डिसीजन भी तो गलत हो जाएगा। इसलिए यह कहा जाता है कि इस बैलेंस शीट को पहले किसी ईमानदार आदमी को बुलाकर चेक करवा लिया जाए। वो ईमानदार व्यक्ति हमारे घर का नहीं होना चाहिए, वो ईमानदार व्यक्ति कहीं बाहर से बुलाया जाना चाहिए और हम उससे कहें कि भैया चेक करके थोड़ा साइन वाइन कर दो, स्टाम्प विस्टाम्प लगा दो, तो मान लिया जाएगा कि ये जो बही खाता हमने बनाया है ये बिल्कुल ठीक है। और फिर वो ठप्पा लगा हुआ, साइन करा हुआ, गोला बना हुआ, चिड़िया उड़ी हुई जो बैलेंस शीट का पन्ना है, जब वो सरकार के पास जाएगा, जब वो इनकम टैक्स वालों पे जाएगा, जब वो हमारे डेटर क्रेडिटर पे जाएगा, हमारे को वेंचरर पे जाएगा, हमारे इन्वेस्टर्स पर जाएगा, तो लोग उस पर भरोसा करेंगे ये सोचकर कि इसको चेक कर लिया गया है, इसमें गलतियां नहीं हैं, या फिर ज्यादा गलतियां तो कम से कम नहीं है। तो सर उसके बाद भी तो फ्रॉड निकल जाते हैं, उसका क्या, वो अलग से चर्चा करेंगे हम। लेकिन कम से कम वो क्या होता है कि भाई 100 कंपनियों में से 4 में फ्रॉड निकला, कोई बात नहीं, 96 तो कम से कम चल रही है ना। सड़क पर 10 एक्सीडेंट हो जाएं तो 1 करोड़ गाड़ियां चलना बंद थोड़ी कर देती हैं, घटनाएं तो होती रहती हैं, लेकिन प्रोसेस वही रहना चाहिए इंप्रूवमेंट्स के बाद। तो मैं अब अगले पॉइंट पर चलता हूं दोस्तों। पॉइंट नंबर 2 हो गया हमारा, पॉइंट नंबर 3 लिखना स्टार्ट करिए। लिखेंगे पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे, दीज यूजर्स of financial statements
these users of financial statements rely on, these users of financial statements rely on, ये भरोसा करते हैं, किस पर भरोसा करते हैं? Rely on the financial statements, financial statements furnished by management, furnished by management. These users of financial statements rely on the financial statements furnished by management. क्यों rely कर लेते हैं? इसी के आगे लिखिए, they rely because they are verified by an independent person, by an independent person, full stop. They are verified by an independent person. ये जो इंडिपेंडेंट पर्सन है इसको कहते हैं ऑडिटर, और वो जो इंडिपेंडेंट प्रोसेस है वेरिफिकेशन का उसको कहते हैं ऑडिटिंग। बल्ले बल्ले, लिखिए आप, this person who verifies financial statements is called auditor, is called auditor, and this process of verification, and this process of verification is called auditing. Is called auditing. दोस्तों देखो, तुम लोगों को यह समझना चाहिए कि एग्जामिनर कुछ भी पूछ ले तुमसे, वो ऑडिटिंग की डेफिनेशन तो नहीं पूछेगा। तुम लोग 11th-12th में थोड़ी हो, तुम लोग CMA इंटरमीडिएट ग्रुप 2 में हो। ये ग्रुप 2 का दूसरा एग्जाम होता है, पेपर नंबर 10 है ये। तो आप इतने मैच्योर हैं कि ये समझ सकें कि अगर आपने आज कमी छोड़ी ना अपने समझने में और सिर्फ इस किताब को रट लिया तो बहुत दिक्कत होगी आपको फाइनल में भी। फाइनल में भी हमें ऑडिट पढ़नी है, कॉस्ट ऑडिट 100 नंबर में। ये तो फिर भी मासूम सब्जेक्ट है, 50 नंबर का है। 100 नंबर की कॉस्ट ऑडिट CMA के फाइनल ग्रुप 4 में है, लेकिन वो बहुत प्यारी समझ आएगी अगर आप इसको अपने दिल में बसा लेंगे। लोग कहते हैं साहब वो इंटरमीडिएट ऑडिटिंग तो रट कर जानी पड़ती है। अरे तो रटनी तो पड़ेगी, जब समझ नहीं आएगी तो। हम समझा रहे हैं, आप समझिए, ईश्वर कृपा करेगा, हमारी मेहनत का हमें फल देगा वो। आप समय लगाइए, क्यों नहीं समझ आएगी। अब आपको चाहिए कि साहब वो फर्राटा है, इसको पढ़ लिया और पी गए, ऐसे थोड़ी होता है। रिलैक्स, मूव स्लोली, ठीक है। एनीवेज, ध्यान से देखिए, मैं ऑडिटिंग का इंट्रोडक्शन लिखवा रहा था आपको। मैंने बताया कि हर ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है अपने अकाउंटेंट की मदद से। हमने फिर पढ़ा कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम बनाते हैं वो हम अपने पास नहीं रखते, बहुत लोग उसकी कॉपी लेते हैं हमसे, उसको चेक करते हैं, उसको देखते हैं और उसके बाद हमें लोन वोन देते हैं। फिर हमने देखा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें प्राप्त होते हैं हमारे अकाउंटेंट से और जो हम फर्निश करते हैं, हम देते हैं यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, स्टॉक मार्केट को, चाहे बैंक को, चाहे सरकार को, चाहे इनकम टैक्स वालों को, वो सब वेरीफाइड होते हैं किसी बंदे के द्वारा। और वो जो व्यक्ति वेरीफाई करता है उसको बोलते हैं ऑडिटर, और जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है उसको बोलते हैं ऑडिटिंग। जो बच्चे रिकॉर्डेड देखेंगे वो वीडियो को यहां पॉज करें, आंख बंद करें और अपने आप से पूछें कि मुझे समझ आ गया। और जो सीधे प्रसारण में इस वक्त बैठे हैं और देख रहे हैं वो मुझे मैसेज में रिप्लाई कर दें
कि हाँ समझ आ गया। दोस्तों, ऑडिटिंग सिर्फ अकाउंट्स की नहीं होती। आजकल तो क्या होता है वो ये हाउसकीपिंग ऑडिट होते हैं, सेफ्टी ऑडिट होते हैं, सोशल ऑडिट होते हैं, पता नहीं कितने सारे ऑडिट होते हैं आजकल। तो आजकल तो सिनेरियो ही बदल गया ना। लेकिन आप ये समझ गए कि ऑडिटिंग का इंट्रोडक्शन में ऑडिटिंग कहां से उतरी? ऑडिटिंग यहां से उतरी कि हमें अपनी बैलेंस शीट किसी को देनी है। दोस्तों, वो क्यों भरोसा करेगा यार आपकी बैलेंस शीट पर? वो कैसे भरोसा कर लेगा आपकी बैलेंस शीट पर? इसलिए आपको किसी बंदे से उसको साइन करवाना पड़ता है, और उस आदमी को हम बोलते हैं ऑडिटर। कई बार मुझसे कॉस्ट अकाउंटेंसी यानी आप लोग पूछते हैं, सीएमए के स्टूडेंट, कि ऑडिटिंग तो चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है, सीएमए थोड़ी करता है। अरे नहीं यार, देयर आर फ्यू ऑडिट्स डन बाय देम, there are few audits done by you, there are few audits done by engineers, there are few audits done by company secretaries, there are few audits who are done by somebody else. Every person has his own zone. अब हम भारत में रहते हैं तो हम इस बात की परेशानी उठाए, लंदन में रहते तो बढ़िया होता। अरे यार, जो यहां रहते हैं आप, वो यहां का तो पहले सारे काम कर लो। चलिए, दिस इज ओके। बस एक छोटा सा पॉइंट मुझे और लिखवाना है, वो लिख लीजिए। आफ्टर ऑडिटिंग, कॉमा, रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ध्यान से देखेंगे। आफ्टर ऑडिटिंग, रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स increases and users of financial statements do not hesitate. Users of financial statements do not hesitate in taking decisions. फैसले लेने में यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को किसी प्रकार का कोई हेजिटेशन नहीं होता। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिलायबिलिटी बढ़ जाता है आफ्टर द वेरिफिकेशन बाय ऑडिटर। सो आई होप वी आर ऑल क्लियर ऑन द फर्स्ट हेडिंग कॉल्ड बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग क्या होती है वो मैं अभी समझा रहा हूं। अभी मैं आपको प्रॉपर डेफिनेशन लिखवा दूंगा। असल में चक्कर क्या है कि आपके इंस्टीट्यूट की किताब में दो अलग अलग डेफिनेशन दी है। एक डेफिनेशन दी है नैरो पर्सपेक्टिव और एक डेफिनेशन दी है ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। तो नैरो और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव दोनों के हिसाब से डेफिनेशन मुझे लिखवानी है, लेकिन अभी हम डेफिनेशन नहीं लिख सकते। अभी हमें पहले कुछ और पढ़ना है, फिर हम हर चीज अपने अपने नंबर पर आएगी। जल्दी किसी बात की ना करें। ये क्लियर हो गया जी? यहां पर हमने देख लिया ऑडिटिंग इंट्रोडक्शन, दिस इज क्लियर। ओके, चलो अब दूसरी हेडिंग, बेसिक मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग। बेसिक मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग, बस ये मैं लिखवा दूं, फिर उसके बाद मैं स्टडी मटेरियल की हेडिंग्स शुरू करूंगा। स्टडी मटेरियल की एक एक हेडिंग का मैं पूरा व्याख्या अपने शब्दों में आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। आप बेफिक्र रहिए, हम सब कुछ सीएमए के लिए कर रहे हैं और हम सब कुछ एक बार में क्लियर करने के लिए कर रहे हैं। हमें बिल्कुल सीधी रेखा को देखते हुए चलना है, लेफ्ट राइट कहीं नहीं करना। जो हम क्लास में कर रहे हैं बस वही आपने घर पर रिपीट करना है। चलिए, basic meaning of auditing. So I am giving you a definition, I am giving you a kind of paragraph, और उसको हम सब लोग मिलके लिखेंगे। Auditing is an examination which is Auditing is an examination which is systematic and independent. Auditing is an examination which is systematic and independent
of books of accounts of books of accounts of an entity, of books of accounts of an entity, to express an opinion thereon, to express an opinion thereon, comma, whether the financial statements are free from material misstatements or not. Are free from material misstatements or not. ये जो definition है दोस्तों, this is very crucial for all of us to understand. दोस्तों, एक लंबे अनुभव से मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको ये डेफिनेशन समझ आ गई ना, और आपने इस डेफिनेशन को एनालाइज कर लिया, आपने इस डेफिनेशन को एक्सप्लेनेशन के साथ समझ लिया, तो फिर कोई भी चैप्टर आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, कोई भी आंसर आपके लिए टफ नहीं होगा. ऑडिटिंग जैसे थ्योरी सब्जेक्ट में ना, आपको लिखने की कला आनी चाहिए. पेपर में वो कुछ भी पूछे आप लिखाएंगे भाई. वो पेपर में ये थोड़ी पूछ लेंगे कि जो क्या कहते हैं उसे, दुनिया में जो देश हैं उसमें से कौन से देश ऐसे हैं जो ज्योग्राफिकली साउंड नहीं है, उनको बहुत डिफिकल्टीज होती हैं. ये थोड़ी पूछ लेगा वो आपसे. जो भी पूछेगा वो तो इसी किताब से पूछेगा ना. तो सेंस अगर आपको पता है, टॉपिक का मतलब अगर आप जानते हैं, तो अच्छे से आंसर आप डेवलप कर सकते हैं. जिस चीज के बारे में हमको पता ही नहीं होता ना, उसके लिए हमारे पास शब्द नहीं होते लिखने के लिए. इस डेफिनेशन को मेरे साथ थोड़ा सा समझ लीजिए, बहुत अच्छा आपको समझ आएगा. ऑडिटिंग इज एन एग्जामिनेशन which is systematic and independent of books of accounts of an entity to express an opinion thereon whether the financial statements are free from material misstatements or not. अब इस डेफिनेशन के अंदर हम कुछ पॉइंट्स बनाएंगे. सबसे पहले ऑडिटिंग हम इज एन एग्जामिनेशन हम समझेंगे, फिर हम समझेंगे सिस्टमैटिक, फिर हम समझेंगे इंडिपेंडेंट, फिर हम समझेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फिर हम समझेंगे एंटिटी, राइट. फिर हम समझेंगे एक्सप्रेस एन ओपिनियन thereon whether the financial statements are free from material misstatements. ये 8 मुद्दे हैं दोस्तों. हो सकता है आपने ये पहले से पढ़ रखा हो, क्योंकि मैंने कई सारे सेशंस में ये कराई है डेफिनेशन. हर बैच का शुरुआत यहां से होता है, तो कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि ये डेफिनेशन तो हमें अच्छे से रटी हुई है, तो क्या हो गया, पेपर में जब आएगी तब देखते हैं कि रटी हुई चीजें भी बच्चे नहीं लिख पाते. अच्छा खासा आता हुआ सवाल का जवाब बच्चा नहीं दे पाता घबराहट में. तो दोबारा लिखने में, प्रैक्टिस करने में, बार बार समझने में क्या बुराई है. और जो बालक पहली बार देख रहा है वो तो है ही अच्छा. चलिए अब इस परिभाषा को दोस्तों हम धीरे धीरे करके समझते हैं. लेफ्ट में लिखिए एक्सप्लेनेशन. बेफिक्र रहिए, मैं आपको वादा कर चुका हूं, मैं सिलेबस का स्ट्रक्चर अभी मैंने नहीं समझाया है, पेपर का पैटर्न मैंने अभी नहीं समझाया है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, हमें क्या क्या करना है आगे, ये सब होगा. प्लानिंग अभी कर लेंगे यार. सब्जेक्ट में उतर तो जाओ. जब सब्जेक्ट में उतरेंगे, अपना चरण रखेंगे आप, पहली बार तो मैं सब बता दूंगा कितना गहरा पानी है, लेकिन आओ तो. चलिए अब आइए इस परिभाषा का हम ऑपरेशन करना प्रारंभ करते हैं. डेफिनेशन के पहला टुकड़ा, ऑडिटिंग इज एन एग्जामिनेशन. कोई पूछेगा साहब ऑडिटिंग क्या है, तो कहना जी एग्जामिनेशन है. कोई पूछे कि एग्जामिनेशन मतलब, तो आप जरा सोचिए, एग्जामिनेशन मतलब चेकिंग. चेकिंग मतलब कंपैरिजन. कंपैरिजन किसका? दो चीजों का. कौन सी दो चीजें? स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल.
आप मुझे बताइए, आपसे पूछा जाए कि ये जो कार के टायर हैं ये सही है? आपने कहा मुझे क्या पता कार के टायर सही हैं कि नहीं, कहां से ले आए आप कार के टायर, ऑडिट चल रही है। मैंने कहा नहीं, ये कार के टायर तुम देखो, बताओ ये सही है कि नहीं। तो आपने कहा मैं कैसे बता सकता हूं। मैंने कहा चेक करो। आपने बोला मैं कैसे चेक कर सकता हूं। मैंने पूछा क्यों नहीं चेक कर सकते। आपने बोला ये तो वो चेक करेगा ना जिसे पता होगा कि टायर कैसे होने चाहिए। सर आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन लाजवाब चीज समझ ली आपने। एहसास करिए, महसूस करिए, टायर गाड़ी के कैसे होने चाहिए और कैसे हैं, इसको अकाउंटेंसी में अगर बात करें तो क्या बात करेंगे? अकाउंट्स कैसे होने चाहिए और अकाउंट्स कैसे हैं। अकाउंट्स कैसे होने चाहिए को अगर अंग्रेजी में बोलें तो हम क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड्स। और जो क्लाइंट ने हमें बैलेंस शीट पकड़ाई होगी वो क्या होगा? एक्चुअल। तो ऑडिटिंग क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और एक्चुअल अकाउंट्स को कंपेयर करके ये बताना कि अकाउंट्स जैसे बनने चाहिए वो वैसे बने हैं या नहीं। अकाउंट्स जैसे बनने चाहिए थे वो वैसे बने हैं या वो वैसे नहीं बने, इसको ही हम ऑडिटिंग कहते हैं। चलिए लिखिए एक्सप्लेनेशन में पहला पॉइंट, एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन लिखिए, ऑडिटिंग इज एन एग्जामिनेशन। और जो मैं यहां लिख रहा हूं दोस्तों, एग्जाम में भी आप वैसा लिख सकते हैं। एग्जाम में ऐसा थोड़ी है कि कोई दूसरी भाषा लिखी जाएगी और क्लास में कोई दूसरी भाषा लिखी जाएगी। ना 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 ना, जैसे अपन यहां पर आनंद कर रहे हैं वैसे ही आपको पेपर में भी आनंद करना है। ऑडिटिंग इज एन एग्जामिनेशन, फुल स्टॉप। एग्जामिनेशन मीन्स चेकिंग, फुल स्टॉप। चेकिंग मीन्स कंपैरिजन। चेकिंग मीन्स कंपैरिजन। किसमें? दो चीजों में। कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। कौन सी दो चीजें? स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल। बहुत ध्यान से समझिएगा मैंने क्या कहा कि ऑडिटिंग एक एग्जामिनेशन है और एग्जामिनेशन चेकिंग होती है, और चेकिंग में हम कंपैरिजन करते हैं। किन दो चीजों का कंपैरिजन? स्टैंडर्ड और एक्चुअल। इसी के आगे लिखिए, सो बेसिकली ऑडिटर कंपेयर्स टू थिंग्स। ऑडिटर बेसिकली क्या करता है? कंपेयर्स टू थिंग्स। क्या? हाउ अकाउंट्स शुड बी मेड, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। चाहे उन्हें किसी भी नाम से बुलाया जाए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंड एएस, IFRS, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और वो क्या GAAP, पता ना क्या क्या नाम समाज ने रख दिए आजकल। होते रहो, कुछ भी नाम सही, लेकिन हाउ अकाउंट शुड बी मेड मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एंड हाउ अकाउंट्स आर एक्चुअली मेड। How accounts are actually made मतलब financial statements, furnished by client, full stop। पहला पॉइंट हो गया। हमको अब 8 पॉइंट्स लिखने हैं। अपनी परिभाषा को एक्सप्लेन करने के लिए, अपनी परिभाषा को बेहतर समझने के लिए
हमें 8 पॉइंट्स को एक्सप्लेन लिखना है। हमने क्या लिखा था? ऑडिटिंग इज एन एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में हम चेकिंग करते हैं, चेकिंग में हम कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन में हम मैचिंग करते हैं, दो चीजों का मिलान करते हैं, देखते हैं कि अकाउंट्स कैसे बने होने चाहिए थे एज पर स्टैंडर्ड्स, और अकाउंट्स कैसे बने हैं बाय द क्लाइंट। करेक्ट समझ आया आपको? बिल्कुल क्लियर हो गई बात। चलो, अब वहां पर लिखा था कि ऑडिटिंग इज एन एग्जामिनेशन विच इज सिस्टमैटिक। इसका मतलब यह हुआ कि ऑडिटिंग हमारे मन के हिसाब से चलने वाला कोई चीज नहीं है। ऑडिटिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। किसे बोलते हैं सिस्टमैटिक? जो सिस्टम से चलता है। आइए लिखते हैं इसके बारे में, सिस्टमैटिक क्या होता है। पहला तो हम पढ़ चुके, दूसरा पॉइंट है सिस्टमैटिक। व्हाट इज सिस्टमैटिक? हमने पढ़ा कि ऑडिटिंग इज एन एग्जामिनेशन, वो तो हम समझ गए, लेकिन ये एग्जामिनेशन यूं ही और यूं ही होने वाला नहीं है। ये वाला एग्जामिनेशन एवं ही हो जाने वाला नहीं है। ये वाला एग्जामिनेशन सिस्टमैटिक है। का मतलब क्या है? आइए लिखते हैं, ऑडिटिंग इज अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन। दोस्तों, ऑडिटिंग क्या है? ऑडिटिंग एक सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन है, फुल स्टॉप। सिस्टमैटिक मींस, सिस्टमैटिक का क्या मतलब होता है दोस्तों बताइए? सिस्टमैटिक मींस समथिंग which runs as per system, something which runs as per system। देखा आपने? तो सर ये तो फिर मतलब समझ नहीं आया। ये तो एक शब्द से दूसरा शब्द पैदा हो गया, जो वो भी हमारे लिए मुश्किल है। सर समझिए, ऑडिटिंग एक सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन है, फुल स्टॉप। सिस्टमैटिक किसे कहते हैं? ऐसी चीज जो सिस्टम से चले। और सिस्टम किसे कहते हैं माय लॉर्ड? आइए लिखिए, सिस्टम मींस something which works as per predetermined rules and regulations। predetermined rules and regulations, फुल स्टॉप। क्या मतलब हुआ इसका? आप लिखो, मैं समझा रहा हूं। ऑडिटिंग एक सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन है। सिस्टमैटिक का मतलब कोई ऐसी चीज जो सिस्टम के हिसाब से चले, और सिस्टम के हिसाब से चले का मतलब है रूल के हिसाब से चले। और रूल कब बनाए गए? पहले ही। मैंने कई बार आप सबको अलग अलग बैचेस में अलग अलग समय उदाहरण दिया है कि भारतीय रेलवे में दोस्तों कई लोग आपको बेटिकट मिल जाएंगे। उससे पूछो कि साहब क्यों तुमने टिकट नहीं खरीदा? वो कह रहा साहब घुटने में बड़ी दर्द हो रही थी, इतनी लंबी लाइन थी टिकट की, मैं तो बैठ गया, गलती हो गई बाबूजी। बताओ। कोई दूसरा आदमी कह रहा है अरे भाई साहब टिकट खरीदते, घर में मौत हुई पड़ी है, इमरजेंसी में जा रहे हैं, टिकट खरीदते तो ट्रेन छूट जाती है, इसलिए माई बाप हमने टिकट नहीं खरीदा। अच्छा, सपोज ऐसा होता कि ये जो मेट्रो होती है, रैपिड रेल होती है, कल को बुलेट ट्रेन आ रही है, तो दिल्ली मेट्रो या बेंगलुरु मेट्रो के तो दरवाजे ही नहीं खुलते बिना कार्ड लगाए, टिकट लगाए। अब
माफ कीजिएगा मेरे शब्दों को, लेकिन आप बुरा ना माने, कोई मरा हो या कोई जिया हो, घुटनों में तुम्हारे दर्द हो चाहे घुटनों में तुम्हारे दर्द ना हो, तुम्हारे जीवन में कोई इमरजेंसी हो या तुम्हारे जीवन में कोई कोई एक्सट्रीम हैप्पीनेस हो, यू कांट एंटर इफ द गेट्स आर नॉट ओपनिंग। आप समझने का प्रयास करें, वहां पर क्या है, प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, वहां कोई बहाना नहीं चलता। हम किसी दुकान पर जाकर ये कैलकुलेटर भी खरीदें तो हम उससे कहते हैं, अरे लाला जी कैसी बात कर रहे हैं, 25 साल से तुम्हारी दुकान से स्टेशनरी खरीद रहे, 400 का दोगे हमें? दुकानदार भी कहता है चल यार आप 350 दे दो। और वो जो वो होते हैं कांच के बड़े बने हुए बिल्डिंग, क्या कहते हैं उन्हें, शॉपिंग मॉल, उसमें वो आदमी 500 रुपए का कैलकुलेटर दे रहा है, उसमें एक तो कम कराने की हिम्मत नहीं हमारी, ऊपर से हम अंग्रेजी में कहते हैं गिव मी दिस प्लीज जस्ट वन कैलकुलेटर। बताओ, क्योंकि वहां पर क्या है, हमें पता है प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है, दरवाजे से एग्जिट नहीं हो सकती आपकी। तो मैं समझा रहा हूं कि ऑडिटिंग ऑडिटर के मन से नहीं चलती। ऑडिटर का दिल किया आज फिक्स्ड एसेट चेक कर लेते हैं, कल को बैलेंस शीट में से लायबिलिटी चेक कर लेंगे, परसों कैश काउंट कर लेंगे, आज अटेंडेंस देख लेते हैं। दोस्तों 40 से ज्यादा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। तुम्हारे इंस्टीट्यूट की किताब में मॉड्यूल नंबर 6.2, तुम्हारे इंस्टीट्यूट की किताब में मॉड्यूल नंबर 6.2 है, उसमें लिस्ट है डिफरेंट स्टैंडर्ड्स इशूड बाय ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड इन इंडिया फॉर डूइंग ऑडिट। सोचो आप, मतलब इतनी लंबी लिस्ट है कि 3 पन्नों में तो भाई साहब लिस्ट चल रही है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड हमारे कोर्स में होते हैं अकाउंट्स में, उसी प्रकार ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स भी हमें फॉलो करने होते हैं हमारे जीवन में। हालांकि हमारे कोर्स में तो खाली लिस्ट है बस, उनके अंदर का मसाला नहीं है, अच्छी बात है हम तो बच गए। लेकिन आप समझो कि ऑडिटिंग जो है वो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होती है। लिखें, ऑडिटिंग कैन नॉट बी डन, ऑडिटिंग कैन नॉट बी डन, auditing cannot be done in a haphazard manner. Auditing cannot be done in a haphazard manner. Auditing जो है haphazard manner में मतलब ऐसी बिखरे हुए तरीके से नहीं हो सकती। Full stop. Auditor will have to follow. Auditor will have to follow. Auditor will have to follow auditing standards. Auditor will have to follow auditing standards. और ये standards ही audit को systematic बनाते हैं. These standards make audit systematic. These standards make audit systematic. करेक्ट समझ आ गई जी बात आपको? तो अब याद करिए आपने क्या लिखा था, ऑडिटिंग इज एन एग्जामिनेशन विच इज सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट शब्द का मतलब समझेंगे, लेकिन दोस्तों प्लीज मेरी बात समझिएगा कि अपने सिर पे मेरी क्लासेस की लायबिलिटी मत रखिए। क्या मतलब, जब हमारी एक क्लास पूरी होती है ना, तो आपके दिमाग के ऊपर ये लोड रहना चाहिए कि मेरी ऊपर एक क्लास का लोड इकट्ठा है, मुझे घर पर रिवाइज करना है। धीरे धीरे लोड बढ़ता जाएगा तो आप इकट्ठा रिवाइज नहीं कर पाएंगे। मैंने किसी लेक्चरर से सुना था उसकी क्लास में कि अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं एकेडमिक्स में, यानी पढ़ाई के जीवन में, तो आज का काम आज ही रिवाइज करना है। मुझे बहुत आनंद आया और मैंने हमेशा इसको फॉलो किया। आज का काम अगर आप आज कर लेंगे, ठीक, तो फिर कभी कोई समस्या आएगी ही नहीं। तो जैसे ही ये क्लास पूरी होगी, अभी तो नहीं हो रही, समय है, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं कि जब ये पूरी हो जाए तो बिल्कुल आपको क्या करना है, लापरवाही नहीं करनी और अगली क्लास से पहले ये वाली क्लास का काम पूरा कर लेना है। ठीक है, चलो। Auditing is an examination
विच इज सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट। आइए लिखेंगे पॉइंट नंबर 3, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट ये क्या होता है दोस्तों? इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो आदमी चेकिंग करे वो हमारे ऊपर इतना डिपेंडेंट ना हो कि वो हमारे बारे में सच ना बोल सके। आप समझने की कोशिश करिए, मैं बिल्कुल सच बता रहा हूं। आप इमेजिन करिए कि मैंने मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से, मुकेश की कंपनी है ना, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से हमने मान लीजिए 5 करोड़ का कर्जा ले रखा है। मैंने, मान लो राघव गोयल ने, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से, और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड मुझसे यह कहे कि राघव सर आप जरा हमारी कंपनी का ऑडिट प्लीज अगले साल का आप कर दीजिएगा। मैंने कहा रिलायंस मुझे ऑडिटर बना रही है, इससे बढ़िया जीवन में क्या अच्छा होगा। दैट्स सो कूल। मैंने बोला हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मुकेश भाई से मीटिंग हो गई, पेपर वेपर साइन हो गए, ऑडिटिंग हमने शुरू कर दिया। ठीक है, अब सोचिए, इमेजिन करिए आप कि अब जब ऑडिट स्टार्ट हुआ तो हमें दिखाई दिया कि मुकेश भाई के पर्सनल अकाउंट में 200 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा ट्रांसफर हुए लिमिट के बाद। आप कभी लॉ पढ़ेंगे ना फाइनल में, इंटर का तो छोटा मोटा लॉ है, फाइनल में जब आप लॉ पढ़ेंगे तो वहां पेमेंट बताई जाएगी कि डायरेक्टर रेम्युनरेशन इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो मुकेश भाई को मान लो मिलने तो थे 400 करोड़, लेकिन मुकेश भाई को ट्रांसफर हो गए 600 करोड़। 200 करोड़ ज्यादा ट्रांसफर हो गए उनके पर्सनल अकाउंट में, रिलायंस के अकाउंट से। अब मैंने कहा मुकेश भाई ये क्या हो रहा है, 200 करोड़ आपके खाते में ज्यादा ट्रांसफर हुए, अब क्या करें? मुकेश भाई कह रहे भूल जाओ इसको, आपने ये देखा ही नहीं, इसको रिपोर्ट में मत लिख देना। हमने कहा मुकेश भाई इसको रिपोर्ट में कैसे नहीं लिखूं, इसको तो रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा। मुकेश भाई कह रहे हैं वो 5 करोड़ जो आपने लिए थे हैं वो कब दोगे? अब जब उनने आस्तीन ऐसे ऊपर करी, स्लीव्स ऐसे ऊपर करी मुकेश ने, तो हमारे दिमाग में ये बात आई कि अगर हमने मुकेश भाई की बात नहीं मानी तो ये मुकेश भाई मुकेश बन जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं आप? मुकेश भाई मुकेश बन जाएंगे हमारे लिए, और हमने 5 करोड़ अभी लौटाने पड़ेंगे अगर इन्हें गुस्सा आ गई तो। अब हम 5 करोड़ कैसे लौटाएंगे? हमारे पास तो है ही नहीं पैसा, होता तो लोन काहे लेते। आप समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूं कि हमारे पास पैसा तो था नहीं। हमने कहा आओ कोई नहीं, मैंने देखा ही नहीं, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, मैं फेस वॉश करके आता हूं। बताओ, देखा आपने? इसे कहते हैं डिपेंडेंस। अगर हमारी बिजनेस का ऑडिट हमारा रिश्तेदार करेगा, हमारा कर्जदार करेगा, हमारे परिवार का आदमी करेगा, हमारा कर्मचारी करेगा, कर्मचारी मतलब एम्प्लॉय, so how can they speak truth then? They all are dependent on us. If they will write audit report, they cannot state truth because they are under pressure of the company. They are under influence of the company. Suppose करिए कि मेरी कंपनी में जो 100 लोग नौकरी करते हैं, मान लो रिलायंस में 100 लोग नौकरी करते हैं, और उन 100 में से किसी एक राजू को हमने पकड़ा, राजू बेटा इधर आओ, तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो ना, ले जरा साइन करो इसमें बैलेंस शीट पे, ऑडिट हो गया। वो कह रहा अगर मैं साइन कर दूंगा तो गलत निकला तो मैं फंसूंगा, लेकिन अगर साइन नहीं करा तो रोजी रोटी जाएगी, मुकेश भैया तो अभी नौकरी से निकाल देंगे। और प्रॉब्लम यह है कि बड़ी कंपनी में मोटे मोटे सैलरियां मिलती हैं। मान लो किसी आदमी की सैलरी 4 लाख रुपए महीना है, तो वो जिसकी सैलरी 4 लाख महीना है वो तो दबाव में ही जी रहा है ना आदमी बेचारा। वो कह रहा ये साइन नहीं करे, मुकेश भैया नाराज हो गए, दूसरी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। सर कहां साइन करना है? यहाँ पे। ओके। आदमी कहता है हर चोर थोड़ी पकड़ा जा रहा है, हम भी कौन सा पकड़े जा रहे हैं, सरकार हमारे पीछे थोड़ी पड़ी है। दैट्स द पॉइंट। और एक बात और समझा दूं आपको, घड़ी नहीं देखनी है, घड़ी मैं देख रहा हूं, ठीक है? जिसने घड़ी देखी उसे कैलेंडर देखना पड़ता है बार बार, बिल्कुल घड़ी नहीं देखनी।
कि 11:30 बज गए, अब क्या होगा? अरे बज गए, बज जाओ, मैं खुद छोड़ दूंगा जब टाइम ओवर होने होगा। आप फोकस करिए टॉपिक पर। कैलेंडर देखना पड़ेगा वरना आपको कि जून कब है और दिसंबर कब है। खैर, हाँ लिखिए, इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है पहले बताइए, यहां तक समझ आ गया ना आपको? अब इंडिपेंडेंट मींस that auditor should not be dependent. Auditor should not be dependent on the client, in any manner. Auditor should not be dependent on the client in any manner. Full stop. Full stop नहीं, comma. Whether financially or otherwise. Whether financially or otherwise. Full stop. Full stop के आगे लिखिएगा, person doing audit. Person doing audit should be neutral. Person doing audit should be neutral. Neutral. So that he can report truths. He can report truths without any conflict of interest. Without any conflict of interest. बिना किसी conflict of interest के को जो व्यक्ति ऑडिट कर रहा है वो ऑडिट कर सके। इसके आगे लिखिए, सेक्शन 141 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 141 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 gives a long list of people who are not allowed to do audit. Who are not allowed to do audit due to conflict of interest. फुल स्टॉप। ये मैंने एग्जाम्पल बताया कि जब आप कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ेंगे तो कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ते समय आपको एक लिस्ट दिखाई जाएगी, सेक्शन 141। ये मॉड्यूल नंबर 7 में भी आपको दिखेगी। आपके ऑडिटिंग में शॉर्ट में बता दूं 3 चैप्टर हैं, 6, 7, 8। सबसे खतरनाक चैप्टर है, मतलब बढ़िया चैप्टर है, मतलब सबसे ज्यादा मार्क्स में आता है 7। लेकिन हम उसे नहीं करेंगे, पहले करेंगे हम 6, फिर करेंगे हम 7, फिर करेंगे हम 8, सीरियल ऑर्डर में चलाएंगे हम। मैंने हर बैच में हमेशा पहले 7 कराया है, फिर वो बैच शुरू हो जाता है, बालक बेचारा मासूम चिंता में रहता है 6 कब होगा। मैंने कहा इस बार 6 ही करा देता हूं पहले। देखिए सेक्शन 141 में एक लंबी लिस्ट है दोस्तों इस चीज की कि ये बंदे ऑडिट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड होंगे। आपको चैप्टर नंबर 7 में ये मिलेगा कि कौन कौन आदमी ऑडिट नहीं कर सकता। खैर, समझ आ गया इंडिपेंडेंस कैसे कहते हैं? वेरी गुड। सो अब आइए दोबारा से डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। ऑडिटिंग इज एन एग्जामिनेशन। कैसा? सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट। किसका? ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक दोस्तों, देखिए फोर्थ जो हमें चीज समझनी है वो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वैसे तो बुक्स ऑफ अकाउंट तो समझी समझाई है, 1 मिनट लगेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हम समझ लेते हैं। दोस्तों वैसे तो आपको पता ही है, कोई नई चीज नहीं है,
लेकिन मैं फिर भी अपना धर्म निभा दूं कि जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस तक ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है। प्राइमरी लेजर, सब्सिडरी लेजर, ये सभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं। दोस्तों, पी एंड एल अकाउंट, बैलेंस शीट और वो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं होते, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। समझे आप? ऑडिटिंग में द ऑडिटर कैन वेरीफाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑल्सो। यू कांट स्टॉप ऑडिटर, आप तो बैलेंस शीट चेक करने आए थे, जर्नल क्यों चेक कर रहे हो? अरे भैया, वो सब कुछ चेक कर सकता है, क्योंकि जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस के बाद ही तो बैलेंस शीट बनी होगी। बैलेंस शीट में जो डेटा है वो हवा में थोड़ी पैदा हो गया, वो जर्नल में और लेजर में पोस्टिंग हुई होगी, तभी तो वहां से उठते उठते क्लासिफिकेशन होता है। समझे सर आप? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस आता है। जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस के आगे की जो कहानी है, पी एंड एल और बैलेंस शीट और कैश फ्लो, मतलब आप तो जानते ही हो, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। लिखिए आप, books of accounts generally include journal, ledger and trial balance. बुक्स ऑफ अकाउंट्स जनरली इंक्लूड जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। ठीक है, फुल स्टॉप। बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट एज पर गैप। गैप मतलब एज पर जनरली एक्सेप्टेड जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ऑडिटर का कोई अकाउंट्स के प्रिपरेशन में रोल नहीं है। ऑडिटर का कोई रोल नहीं है प्रिपरेशन में। लिखिए, फुल स्टॉप लगा के लिखिए, ऑडिटर हैज नो रोल इन द प्रिपरेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। Full stop. They are presented to auditor only for verification. They are presented to auditor only for verification. ठीक है, full stop. हम बस यहां तक आज कर रहे हैं। इसके आगे की मुलाकात हम अगली क्लास में करेंगे। दोस्तों, ऑडिटिंग का बैच का टाइम टेबल आपको पता होगा। जो रिकॉर्डेड बच्चे ले रहे हैं उनको तो कोई दिक्कत है ही नहीं टाइम टेबल की, वो तो रनिंग में क्लासेस देखते रहें। कोई फोल्डर मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है। शुरू की क्लासेस चैप्टर 6 की होंगी, फिर उसके बाद चैप्टर 7 की, फिर उसके बाद चैप्टर 8 की। पेपर का पैटर्न कैसा है, सिलेबस का स्ट्रक्चर कैसा है, एग्जाम की तैयारी कैसे करनी चाहिए, वो मैं सब तभी बताऊंगा जब मैं डेफिनेशन को पूरा एक्सप्लेन कर लूंगा। 8 पॉइंट्स, 8 पॉइंट पूरे हुए बिना हम कोई एग्जाम प्रिपरेशन की बात नहीं करेंगे। आपको ऑडिट की बस एक ही नोटबुक बनानी है, सिर्फ एक नोटबुक। वो नोटबुक कितने पन्नों की बनानी है, वो ऐसे समझ लीजिए कम से कम 150-200 पेज की तो नोटबुक होनी चाहिए। 196 की वो एक नोटबुक आती है, वो आप बना लीजिए रजिस्टर, उतना काफी है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जनरली इंक्लूड जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट एज पर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ऑडिटर हैज नो रोल इन मेकिंग द अकाउंट्स। उसको तो खाली वेरिफिकेशन करने के लिए हम अकाउंट्स प्रस्तुत कर देते हैं। दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत बधाई।
कि आपने ये ऑडिटिंग का पहला सेशन अटेंड किया। इसी प्रकार सारी क्लासेस होंगी, इसी मैनर में होंगी, इसी स्टाइल में होंगी, लिख लिख कर होंगी और पूरी होंगी। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। गुड बाय।